हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे उपसर संयोजक यौगिकों की अपन ने क्या बात कर ली थी? अपन ने बात कर ली थी समन्वय गोलक, समन्वय संख्या की, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंडों के लिए करवाए थे। आज अपन बात करेंगे किसकी? आक्सीकरण संख्या की और कीलेट यौगिकों की। कीलेट यौगिक होते क्या हैं और कीलेट वलय क्या होती है, और कीलेट वलय का निर्माण कौन से लिगेंड करते हैं और कौन से लिगेंड नहीं करते। तो आज अपन बात करते हैं आक्सीकरण संख्या की, ऑक्सीडेशन नंबर, और कीलेट यौगिक, इंग्लिश में चीलेट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो पहले तो एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं अपन। आक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या की बात मैंने आपको बताई दी थी, और समन्वय संख्या के कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कल इलस्ट्रेट कर दिए थे, कल मैंने आपको बता दिए थे। अब अपन बात करते हैं किसकी? आक्सीकरण संख्या की। आक्सीकरण संख्या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर, आक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये? स्टूडेंट्स, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर बचा हुआ, रिमेनिंग बचा हुआ वह आवेश जब उसके आसपास से अन्य सभी स्पीसीज को हटा लिया जाए, वह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की आक्सीकरण संख्या कहलाती है, रिमेनिंग चार्ज। जैसे मेरे पास है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, आक्सीकरण संख्या किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की या केंद्रीय धातु आयन की। कौन है वो? Fe, जो कि समन्वय गोलक में मौजूद है। उस पर अपने को आक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब मैंने इस पर आक्सीकरण संख्या को माना x, इस पर मैंने आक्सीकरण संख्या को x माना, प्लस साइनाइड पे कितना चार्ज है? -1, तो 6 × -1, और बाहर कितने पोटेशियम है? 4। तो जब 4 पोटेशियम है तो इस समन्वय गोलक पर ये किस प्रकार आयनित होगा? पानी में 4 तो पोटेशियम आयन देगा, और प्लस FeCN6, और समन्वय गोलक के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 4-, क्योंकि जितना धनायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। तो हमारे पास 4 पोटेशियम पानी में जाएंगे, तो 4 पोटेशियम पर चार्ज हमारे पास 1 पर +1, तो 4 पर +4, तो संकुल पे चार्ज आ गया या ऋणायन पर चार्ज आ गया -4, तो ये हो गया -4। तो x = कितना हो गया? +2। x = हो गया +2। इसका मतलब अपन ने क्या किया? K4FeCN6 में से आयरन के आसपास सभी स्पीसीज को हटा दिया, 6 साइनाइड को हटा दिया। तो 6 साइनाइड को हटाऊंगा तो 6 साइनाइड -6 चार्ज देंगे। 4 पोटेशियम को हटा दिया, तो 4 पोटेशियम को अगर हटा दिया तो ये इस पर कितना चार्ज देगा? -4। तो x -6 = -4, तो x = कितना हो गया? +2। इसका मतलब जो रिमेनिंग चार्ज है, बचा हुआ आवेश, रिमेनिंग चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं रिमेनिंग चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं रिमेनिंग चार्ज, द रिमेनिंग चार्ज दैट अपीयर्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन व्हेन ऑल अदर स्पीसीज अराउंड इट आर कंप्लीटली रिमूव्ड। हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर बचा हुआ वह आवेश जब उसके आसपास अन्य सभी स्पीसीज को हटा लिया जाए। हटा लिया जाएगा मतलब अपन उन सब स्पीसीज का नेट चार्ज देख लेंगे, और नेट चार्ज निकाल के तो जो रिमेनिंग चार्ज मेटल एटम पर आएगा
वो मेटल एटम की क्या कहेगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर 6 साइनाइड थे तो -6 चार्ज तो साइनाइड से आया, और 4 पोटेशियम थे तो उनसे चार्ज आया ऋणायन पर -4। तो अपन ने सबको हटा लिया, तो हटाने के बाद जो रिमेनिंग चार्ज आया वह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर बचा हुआ वह आवेश जब उसके आसपास अन्य सभी स्पीसीज को हटा लिया जाए उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है पीटी प्लेटिनम NH3 Cl2 और समन्वय गोलक के बाहर 2 क्लोरीन। मेरे को केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, प्लेटिनम। तो मेरे को प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है। मैंने प्लेटिनम पर ऑक्सीकरण अवस्था को क्या मान लिया, X मान लिया। तो X + 4 × 0। क्यों, अमोनिया पर आवेश कितना है, 0। न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन है। अंदर वाली क्लोरीन, ये जो भी समन्वय गोलक के अंदर होता है, जो भी समन्वय गोलक या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, मेटल एटम के अलावा, ये तो मेटल एटम है, इनके अलावा ये सब लिगेंड है। Cl नेगेटिव क्लोरिडो, और Cl नेगेटिव क्लोरिडो, तो क्लोरिडो पे कितना चार्ज है, -1। तो एक पर चार्ज -1 कितने हैं, 2। तो 2 × -1 तो -2 हो गया। तो अपन बोले +2 × -1 या -2 सीधा लिख सकते हैं अपन। और बाहर समन्वय गोलक के कितनी क्लोरीन है, 2। इसका मतलब ये किस प्रकार आयनित होगा, यह आयनित होगा इस प्रकार, Pt NH3 Cl2 और इस समन्वय गोलक पे चार्ज आ गया +2 और 2 क्लोराइड आयन पानी में चल जाएंगे। इसका मतलब बाहर 2 क्लोरीन है। तो बाहर अगर 2 क्लोरीन है तो एक पर चार्ज -1 तो 2 पर चार्ज -2, तो पानी में कितने क्लोराइड आयन चल गए, 2। इसका मतलब जितना ऋणायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज धनायन पर। तो इस समन्वय गोलक पर कितना चार्ज आ गया, +2। अगर बाहर 3 क्लोरीन होती तो इस पर चार्ज आता +3। अगर बाहर 4 क्लोरीन होती तो इस पर चार्ज आता +4। तो जितना ऋणायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज धनायन पर। तो हमारे पास ये चार्ज कितना आ गया, +2। तो x - 2 is equal to +2। therefore x is equal to +4। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में या इस संकुल में प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, इसमें हमारे पास प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है क्रोमियम, तीन अमोनिया है, 3 वाटर है और Cl3। अमोनिया भी उदासीन लिगेंड है, अमोनिया पर चार्ज 0। वाटर भी उदासीन लिगेंड है, वाटर पर भी चार्ज 0। दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो क्रोमियम दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, इस पर अपन ने ऑक्सीकरण अवस्था को मान लिया X। तो X + 3 × 0। अमोनिया पर भी चार्ज 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, +3 × 0। वाटर पे भी उदासीन लिगेंड है, वाटर पे भी चार्ज कोई नहीं। और बाहर 3 क्लोरीन है। अब आप लोग समझ होंगे, तो पानी में 3 क्लोराइड आयन जाएंगे तो इस समन्वय गोलक पर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। अगर बाहर 4 क्लोरीन होती तो इस पर चार्ज +4 आता। अगर 5 क्लोरीन होती तो इस पर +5 चार्ज आता।
क्योंकि जितना ऋणायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये धनायन के रूप में, तो उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज धनायन के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास x इजिकल टू +3। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया, +3 आ गया। और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स अपन। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मेरे पास है एल्यूमिनियम, 5 वाटर है, 1 OH है और समन्वय गोलक पर चार्ज दे रखा है +2। अपने को एल्यूमिनियम या केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या को, ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करना है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम पे अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिया, x मान लिया, तो x प्लस, अब तो समझ गए होंगे वाटर उदासीन लिगेंड है तो 5 × 0, वाटर पर चार्ज 0, तो x + 5 × 0। हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो पर चार्ज -1, अपन सभी जानते हैं OH नेगेटिव, इसको अपन हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं और हाइड्रोक्सिडो भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो पे चार्ज -1, संकुल पर चार्ज, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज +2, तो x -1 इजिकल टू +2, देयरफॉर x इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, उधर जाएगा तो ये +3 हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एल्यूमिनियम पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3। और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स अपन। मेरे पास है Na2 Cr क्रोमियम है, OF4 सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, ऑफ कोर्स क्रोमियम। ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है, क्या मान लूं, x मान लूं, तो x प्लस अकेला ऑक्सीजन है, अकेला ऑक्सीजन है तो इस पर चार्ज होगा -2, और इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सो भी बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड, और इसको अपन ऑक्सीडो भी बोलते हैं, बता रखा है। इसका मतलब इस पर चार्ज कितना है, -2, तो क्रोमियम पर x मान लिया, ऑक्सो या ऑक्सीडो पे चार्ज -2, फ्लोरिडो पे 1 पे चार्ज, फ्लोरिडो पे 1 पे चार्ज हमारे पास -1, फ्लोरिडो F नेगेटिव, फ्लोरिडो पे चार्ज हमारे पास -1 है, और फ्लोरिडो पे चार्ज अगर -1 है तो x -2 प्लस -4, सीधा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × -1 -4 कर दिया। बाहर कितने सोडियम, 2, बाहर अगर 2 सोडियम तो आप समझ गए होंगे पानी में 2 सोडियम आयन जाएंगे, और जब पानी में 2 सोडियम आयन जाएंगे तो जितना धनायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। तो अगर बाहर 2 सोडियम है तो समन्वय गोलक पे चार्ज -2 आ जाएगा, और पानी में कितने सोडियम आयन आयनित हो जाएंगे, 2, और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, इस पर चार्ज आ गया -2। अगर बाहर 3 सोडियम होते तो इस पर चार्ज आता था -3, अगर 4 सोडियम होते तो इस पर चार्ज आता -4। जितना धनायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। तो हमारे पास x -2 प्लस -4 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू कितना हो गया, x -6 इजिकल टू -2, देयरफॉर x इजिकल टू कितना हो गया, x इजिकल टू हो गया +4। -2 और -4 -6, तो x -6 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू +4। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4, या जो रिमेनिंग चार्ज है, बचा हुआ आवेश इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम पर इस कॉम्प्लेक्स में वो कितना हो गया, +4। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर अपन देखें तो इन मतलब तो एथिलीन डाइअमीन उदासीन लिगेंड है। इन का मतलब CH2 NH2 उदासीन लिगेंड है, तो इस पर तो आवेश जीरो, तो एथिलीन डाइअमीन पे तो चार्ज जीरो। कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या क्या मानूं, X मानूं, तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या मान ली मैंने X, तो X प्लस 2 इंटू जीरो, एथिलीन डाइअमीन पे तो चार्ज जीरो। क्लोरिडो पे कितना चार्ज है, क्लोरिडो पे चार्ज है हमारे पास -1। और ONO का मतलब नाइट्रिटो O हो गया, उभयतंतुक लिगेंड है, मतलब मेटल एटम से किधर की तरफ से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से। और अगर NO2 होता तो नाम होता नाइट्रिटो N, इसका मतलब फिर डोनर एटम कौन होता, नाइट्रोजन होता। तो अगर अपन बात करें तो नाइट्रिटो O पे भी चार्ज कितना, -1, तो क्लोरिडो पे चार्ज -1, नाइट्रिटो पे चार्ज -1, तो +-1 +-1 पर क्लोरेट आयन है बेटा। ये ClO4, इसको बोलते हैं पर क्लोरेट आयन। ये कौन सा एसिड है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक एसिड। तो ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, H+ और ClO4 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन। इसका मतलब पर क्लोरेट आयन पर कितना चार्ज है, हाँ जनाब, तो पर क्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव पर चार्ज है -1। और अगर पर क्लोरेट आयन पर चार्ज -1 है, तो अगर इस पर -1 है तो जितना ऋणायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज धनायन पर। तो अगर इस पर -1 चार्ज है तो समन्वय गोलक पे कितना चार्ज आ गया, +1। इसका मतलब संकुल पे चार्ज कितना हो गया, +1। तो कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, X = हमारे पास उधर जाएगा तो कितना हो गया, तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या हो गई जनाब +3। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास है एक कॉम्प्लेक्स, हमारे पास VOAC अगर कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो उदासीन है, न्यूट्रल है। ACAC अपन सभी जानते हैं, एसिटाइल एसीटोनेटो, ACAC बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल एसीटोनेटो। अब सब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स वाला टॉपिक काम आएगा अपने, जो अपन ने लिगेंडो का वर्गीकरण किया है वो सब काम आएगा अपने। एसिटाइल एसीटोनेटो, ये स्ट्रक्चर है एसिटाइल एसीटोनेटो का। दो दाता ऑक्सीजन परमाणु, एसिटाइल एसीटोनेटो पे चार्ज कितना होता है, -1, चार्ज आवेश -1। ये एसिटाइल एसीटोनेटो का स्ट्रक्चर है। ये भी बताया था इसमें अनुनाद होता है। और इसमें कितने दाता परमाणु है, 2, जो मेटल एटम M को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे। तो अगर अपन देखें तो एक एसिटाइल एसीटोनेटो पर चार्ज -1, कितने एसिटाइल एसीटोनेटो है, 2, तो 2 × -1
तो इस पर चार्ज ऑन दी होल -2 आ जाएगा। अकेला ऑक्सीजन है, अकेला ऑक्सीजन, अभी हाल बताया था, ऑक्सीजन अगर अकेला है तो इस पर चार्ज क्या होगा -2। इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सो भी बोलेंगे और या ऑक्सीडो भी बोलेंगे। वेनेडियम, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 3D श्रेणी। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम 4D सीरीज। 5D सीरीज लैंथनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23 होता है। वेनेडियम पर ऑक्सीकरण अवस्था V, वेनेडियम पर ऑक्सीकरण अवस्था X, X प्लस -2। ऑक्सीडो पे चार्ज कितना -2 या ऑक्सो पे चार्ज -2। एसिटाइल एसीटोनेटो पर 1 पर चार्ज -1। कितने एसिटाइल एसीटोनेटो है 2, तो +2 इंटू -1। संकुल पे कोई चार्ज है, उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। तो x -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया +4। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में वेनेडियम पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +4। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करें तो मेरे पास है ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CrNH3 5HCN। ये तो समन्वय गोलक में बाहर 2 क्लोरीन। अपन सभी जानते हैं अमोनिया उदासीन, तो अमोनिया पर तो चार्ज 0, अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है तो अमोनिया पर चार्ज 0। किधर से जुड़ रहा है, सल्फर से, डोनर एटम सल्फर है। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया थायोसाइनेटो S, डोनर एटम कौन हो गया सल्फर। अगर NCS होता तो फिर आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N। चार्ज दोनों पर, चाहे थायोसाइनेटो S हो चाहे आइसोथायोसाइनेटो, दोनों पर चार्ज -1। तो क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था X मान लूं, तो क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था X, तो X + 5 × 0। अमोनिया पर चार्ज 0, HCN पर, थायोसाइनेटो पर चार्ज -1। बाहर कितनी क्लोरीन है 2। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो समन्वय गोलक पे कितना चार्ज आ जाएगा +2। अगर 3 क्लोरीन होंगी तो +3, 4 क्लोरीन होगी तो +4, क्योंकि जितना ऋणायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज धनायन पर। तो x क्या हो जाएगा, x -1 = +2, तो x = कितना हो गया +3। तो हमारे पास क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इस कॉम्प्लेक्स में +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, NH4 होल ट्वाइस समन्वय गोलक में प्लेटिनम HCN होल 6 प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु। इस पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया, इस पर ऑक्सीकरण संख्या X मान लूं, X + 6 × -1। अभी हाल बताया HCN पर चार्ज कितना, थायोसाइनेटो, और किधर से जुड़ रहा है सल्फर से। इसका मतलब थायोसाइनेटो S हो गया, चार्ज -1, तो X -6 = -2। क्यों, एक अमोनियम आयन पर चार्ज +1, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन पर 1 पर चार्ज कितना, 1 पर चार्ज +1, तो 2 पर कितना हो गया, 2 पर चार्ज हो गया +2।
तो जितना धनायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। अगर यहाँ पर NH4 होल थ्राइस होता तो इस पर चार्ज -3 होता। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, ऑक्सीकरण संख्या हो गई x इजिकल टू हो गया हमारे पास +4, उधर जाएगा तो x -2 + 6, तो x इजिकल टू +4। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4। नेक्स्ट मेरे पास है K2 पोटेशियम, इस बार सेंट्रल मेटल एटम ले रहा हूं मैं ऑस्मियम OS। आप सभी जानते हैं इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। ऑस्मियम और इरिडियम ये मोस्ट डेंस मेटल्स होते हैं, इनका घनत्व तो अधिक होता है। ऑस्मियम ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ऑस्मियम OS या ऑस्मियम। ऑस्मियम बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है इसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक तत्व होता है, हाईली डेंस मेटल होता है। ऑस्मियम पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान ली, x मान ली, तो x + 5 × -1। एक क्लोरिडो पे कितना चार्ज, -1, कितने क्लोरिडो है, 5, तो सीधा कर दूं यहां पर -5 लिख दूं इस पे, और प्लस अब ये क्या हो गया N अकेला, नाइट्रिडो या नाइट्राइडो हिंदी में एक ही बात है, अमोनिया। अमोनिया में से एक H हटाया तो आ गया NH2 नेगेटिव। एमिडो में से वापस एक H हटाया, नाम आ गया NH2 नेगेटिव। एक दंतुक लिगेंड में सभी बता रखा है। इमिडो में से वापस एक H+ हटाया तो ये क्या हो गया, नाइट्राइडो पे कितना चार्ज है, -3 चार्ज है नाइट्राइडो पे, N3 नेगेटिव। नाइट्राइडो पे कितना चार्ज है, -3, तो +-3। बाहर कितने पोटेशियम है, 2, एक पर चार्ज +1, 2 पे चार्ज +2, तो समन्वय गोलक पे कितना चार्ज आ गया, -2 आ गया। तो x -8 -5 और -3, x -8 = -2, देयरफॉर x = कितना हो गया, x = हो गया +6। इसका मतलब यहां पर अगर अपन बात करें तो ऑस्मियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6। अब अगर मैं इस पर N की जगह यहां पर ये N3 कर देता, अगर मैं लिगेंड N3 करता तो N3 पर चार्ज -1, इसको अपन बोलते हैं एजिडो, और एजिडो पे चार्ज कितना होता है, -1। तो यहां तो अकेला नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब ये तो नाइट्राइडो है। अगर N3 कर देता तो फिर ये एजिडो हो जाता। एक दंतुक लिगेंडो में सब लिखा चुका हूं, एजिडो हो जाता, और एजिडो पे चार्ज कितना होता, -1। तो अगर अकेला नाइट्रोजन एटम है तो उस पर चार्ज होगा -3, इसको तो बोलेंगे नाइट्राइडो। अब इंग्लिश टर्म्स लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी आपको टेबल लिखा चुका हूं मैं एक दंतुक लिगेंडो की। और N3 नेगेटिव, इसको अपन बोलेंगे एजिडो। हिंदी में सारे वर्ड्स लिखा दिए, अब कुछ इंग्लिश, हिंदी वाले टर्म्स को इंग्लिश में भी बराबर याद रखो, इसलिए मैं इंग्लिश टर्म्स को भी लिख रहा हूं, क्योंकि पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स आने चाहिए अपने को, और इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टेबल लास्ट जब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडो का वर्गीकरण कराया था, तो जितने भी शब्दावली थी, जितने भी टर्म्स थे, उन सबको हिंदी में लिख दिया था, लेकिन अब इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश भी अपने को बराबर आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हिंदी टर्म्स जो होती हैं उसमें कुछ अगर गलत होता है तो फिर इंग्लिश टर्म्स को अपने को देखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे ये एनसीईआरटी में भी काम आएगा। RH रोडियम है, क्लोरिडो है, और ये क्या है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। अगर हमारे पास फॉस्फीन है, PS3 उदासीन लिगेंड है, फॉस्फीन में से 3 हाइड्रोजन को हटा दें H+ के रूप में और 3 फिनाइल ग्रुप लगा दें। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, C6H5। तो फॉस्फीन में से 3 हाइड्रोजन को H+ के रूप में हटा दें और 3 फिनाइल ग्रुप लगा दें, तो नाम हो जाएगा ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ये एक उदासीन और एक दंतुक लिगेंड है, दाता परमाणु फॉस्फोरस है इसमें। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राईफेनिल फॉस्फीन, दाता परमाणु फॉस्फोरस। यह एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक तथा उदासीन लिगेंड का एग्जाम्पल है। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ये क्या है, RH होता है केंद्रीय धातु परमाणु, रोडियम बोलते हैं इसको, कोबाल्ट के नीचे आता है RH, इसको बोलते हैं रोडियम। तो रोडियम पे ऑक्सीकरण संख्या क्या मान ली मैंने, X मान ली। क्लोरिडो पे चार्ज -1, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन पर चार्ज 0। कितनी बार है वो, 3 बार, उससे कोई मतलब नहीं है। समन्वय गोलक पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल, उदासीन। तो X = कितना हो गया, +1। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में रोडियम पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1। स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं, विल्किंसन उत्प्रेरक। इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। अगर एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लस एल्कीन अपने को एल्केन देगी CH3। तो कैटेलिस्ट के रूप में अपन बारीक पिसा हुआ निकल और पैलेडियम भी यूज करते हैं। फाइनली डिवाइडेड निकल और पैलेडियम, या अपन क्या यूज करते हैं, इसको बोलते हैं अपन विल्किंसन्स कैटेलिस्ट, विल्किंसन्स उत्प्रेरक। विल्किंसन्स उत्प्रेरक इंग्लिश में बोलते हैं विल्किंसन्स कैटेलिस्ट। विल्किंसन्स कैटेलिस्ट, हिंदी में विल्किंसन उत्प्रेरक। तो विल्किंसन उत्प्रेरक क्या हो गया बेटा, ये हो गया। इस कॉम्प्लेक्स को जानबूझ के लिखा है मैंने, इस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं विल्किंसन्स उत्प्रेरक। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु या रोडियम पर, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु या रोडियम पे ऑक्सीकरण संख्या +1 आती है। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, विल्किंसन उत्प्रेरक में फॉर्मूला नहीं देगा आपको, सीधा दे देगा विल्किंसन उत्प्रेरक में केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो अपने को पता होना चाहिए, फेमस कैटेलिस्ट है विल्किंसन उत्प्रेरक। इसका उपयोग एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो यहां पर बात करें तो रोडियम पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1 हो गई। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया और ये जानबूझ के मैंने बताया क्योंकि इसको अपन विल्किंसन्स कैटेलिस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अपन ने जितना भी अभी तक पढ़ा, जितना भी अपन ने पढ़ा, अगर अपन उसको एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू बताना चाहें तो अपन बता सकते हैं। मेरे पास अगर K4FeCN6 है,
बार बार वही कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, Fe(K4FeCl6), पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ी उसको अपन लिख सकते हैं। बाहर पोटेशियम, ये वाला पार्ट जो समन्वय गोलक के बाहर है इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। हिंदी में क्या बोलेंगे? आयनिक गोलक, क्योंकि ये वाला भाग आयनित हो जाएगा तो इसे बोलेंगे आयनिक गोलक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट क्या बोलेंगे बेटा? समन्वय गोलक। इसको बोलेंगे अपन समन्वय गोलक। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कौन है? सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। अगर न्यूट्रल हो तो परमाणु और अगर आवेश हो तो आयन। तो ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये क्या हो गया बेटा? Cn लिगेंड। ये हो गया लिगेंड। 6 क्या हो गई? उसकी समन्वय संख्या। ये 6 क्या हो गया? इसका मतलब आयरन कितने साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 6 साइनाइड के साथ, एक दंतु के। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये कहलाएगा इसकी समन्वय संख्या 6। इधर लिख देता हूं साइड में, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। और अपन इस पर कैलकुलेट करेंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी हाल निकाल के लाए। इस पर कैलकुलेट करोगे तो आयरन पे बचा हुआ आवेश, रिमेनिंग चार्ज कितना आएगा? +2। और अगर +2 आएगा तो +2 या रिमेनिंग चार्ज क्या कहलाएगा? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण संख्या। तो जितने भी टर्म्स अपन ने पढ़े थे, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगैंड, समन्वय गोलक, समन्वय संख्या, आयनिक गोलक, सारी टर्मिनोलॉजी को अपन ने एक कॉम्प्लेक्स के माध्यम से समराइज कर दिया। समराइज मतलब अपन ने उसको सारांश रूप में बता दिया। तो जितना भी अभी तक अपन पढ़ के आ रहे हैं उसको अपन ने एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू बता दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अपन आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं 2 छोटे शब्दों की। एनसीईआरटी में दे रखा है, एक तो होमो लेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक संकुल, इंग्लिश में होमो लेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक तो है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक संकुल, और एक है हेट्रोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक संकुल, इंग्लिश में हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स।
होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स या वो संकुल जिनमें मेटल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो, जैसे प्लेटिनम है तो एक कॉम्प्लेक्स है, सभी अमोनिया से जुड़ा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, एक ही प्रकार का लिगेंड है, छयों की छयों अमोनिया है। अगर अमोनिया के अलावा कोई दूसरा लिगेंड हो जाता, कोई क्लोरिडो ब्रोमिडो हो जाता, तो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाता। तो प्लेटिनम केवल अमोनिया से जुड़ा है तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। मेरे पास है Fe(F6) 4 नेगेटिव, तो आयरन केवल और केवल किससे जुड़ा हुआ है? फ्लोरिडो से, F नेगेटिव से, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोलैप्टिक का। मेरे पास हो गया NiNH3(6)2 पॉजिटिव, इसमें जो निकल है वो केवल और केवल किससे जुड़ा हुआ है? अमोनिया से। तो अगर एक ही लिगेंड से जुड़ा हो मेटल एटम, उसके आसपास केवल एक ही लिगेंड हो तो उसको होमोलैप्टिक संकुल बोलते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट लिगेंड हो समन्वय गोलक में तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे मेरे पास प्लेटिनम है, 4 तो अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में वो अमोनिया से भी जुड़ा हुआ है और क्लोरिडो से भी जुड़ा हुआ है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हो गए, तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और एग्जांपल CONH3(4) HCN2 और Cl, तो अमोनिया से भी जुड़ा है और थायोसाइनेटो से भी जुड़ा हुआ है, तो डिफरेंट लिगेंडों से जुड़ा है, तो हेट्रोलैप्टिक हो गया। कुल मिलाकर अगर सेम लिगेंड से जुड़ा है, एक ही लिगेंड से जुड़ा है तो होमोलैप्टिक, और अगर डिफरेंट लिगेंड से जुड़ा है, एक से अधिक लिगेंडों से जुड़ा है, तो वो हेट्रोलैप्टिक। और एग्जाम्पल हमारे पास प्लेटिनम से 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स से आगे पढ़ेंगे, इसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं, कैंसर रोधी दवाओं बनाने में किया जाता है। ये लास्ट में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसंयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग। तो इसमें 2 तो अमोनिया हो गई, 2 क्लोरीन, इसको सिस्प्लेटिन भी बोलते हैं, तो ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस की। जितना अभी तक अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, तो कुछ क्वेश्चंस अपन लिख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, SCQ, कौन सा पाई अम्ल लिगेंड अपने संकुल यौगिकों में कौन सा पाई अम्ल लिगेंड अपने संकुल यौगिकों में सिनर्जिक बंधन के दौरान अपने डी कक्षकों का उपयोग करता है, ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए साइनाइड CN नेगेटिव,
सेकंड ट्राई एल्किल फॉस्फीन, सी हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन हो गया NO नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा पाई अम्ल लिगेंड, पाई अम्ल लिगेंड अपन जानते हैं सभी। पाई अम्ल लिगेंड किसका एग्जाम्पल है? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स का। दो होते हैं, एक तो सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही, और पाई दाता और पाई ग्राही। अगर अपन देखें तो CN नेगेटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सिग्मा दाता, मतलब ये मेटल को देंगे सिग्मा के थ्रू, और अपने पाई स्टार विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में पाई से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो सिग्मा दाता और पाई ग्राही लिगेंडों का एग्जाम्पल है। इसका मतलब साइनाइड CN नेगेटिव, ये किस में लेगा इलेक्ट्रॉन्स को? अपने पाई स्टार में। कार्बन मोनोऑक्साइड भी किस में लेगा? पाई स्टार में। और NO भी किस में लेगा? पाई स्टार में। लेकिन फॉस्फोरस ये ट्राई एल्किल फॉस्फीन है। फॉस्फीन में से 3 H को हटा के 3 एल्किल ग्रुप लगा दिए, ट्राई एल्किल फॉस्फीन। तो फॉस्फोरस के पास क्या मौजूद है? अपने रिक्त डी कक्षा के एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं। तो एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं तो ये सिग्मा से दे तो देगा, लेकिन जो मेटल है, तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो किस में डोनेट करेगा? इसके रिक्त डी कक्षकों में। रिक्त डी कक्षकों में। अगर यही हमारे पास क्या हो जाता, ये हमारे पास अगर नाइट्रोजन होता और ये ऐसा होता NR3, या ट्राई एल्किल अमीन हो गई है। ट्राई एल्किल अमीन मतलब टर्शरी अमीन का एग्जाम्पल है। तो नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। और सेकंड पीरियड का है तो क्या इसके पास डी कक्षक है क्या? तो फिर ये नहीं होता। लेकिन फॉस्फोरस कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। तो उसके पास क्या मौजूद है? डी कक्षक। तो CN नेगेटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, ये तीनों सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये किस में एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को? मेटल से। जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो किस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे? अपनी विपरीत बंदी आणविक कक्षकों पाई स्टार में। लेकिन फॉस्फोरस किस में एक्सेप्ट करेगा? मेटल के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपने रिक्त डी कक्षकों में। इसका मतलब ये सिनर्जिक बंधन के दौरान अपने रिक्त डी कक्षकों का उपयोग करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं जितना अभी तक अपन पढ़ के आ चुके हैं उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा लिगेंड, निम्न में से कौन सा लिगेंड उभयतंतुक लिगेंड की भांति कार्य नहीं करता? निम्न में से कौन सा लिगेंड उभयतंतुक लिगेंड की भांति कार्य नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए सल्फिटो SO3 2 नेगेटिव, पॉइंट नंबर बी नाइट्रेटो NO3 नेगेटिव, पॉइंट नंबर सी नाइट्रिटो NO2 नेगेटिव, पॉइंट नंबर डी SCN थायोसाइनेटो। हाँ जनाब, कौन सा लिगेंड उभयतंतुक लिगेंड की भांति कार्य नहीं करता? उभयतंतुक लिगेंड मतलब एक से ज्यादा दाता परमाणु हो, एक से ज्यादा दाता परमाणु है उनको अपन एक तंतुक लिगेंड बोलते हैं। अब सल्फिटो में देखो,
तो सल्फिटों में सल्फर भी देख सकता है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, तो दाता परमाणु सल्फर भी हो सकता है और दाता परमाणु ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो दोनों हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकता है डोनर एटम, और डोनर एटम कौन हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ये उभयतंतुक लिगेंड हो गया। हाँ, उभयतंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। बी ऑप्शन नाइट्रेटो। नाइट्रेटो में बात करें तो ये नाइट्रेटो का स्ट्रक्चर हो गया। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे दोनों पर नेगेटिव। और अगर अपन इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हटा दें तो अपन नाइट्रेटो को ऐसे भी बता देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। इसका मतलब नाइट्रोजन ऑलरेडी अपना लोन पेयर किसको दे चुका है, ऑक्सीजन को। उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन तो डोनर एटम नहीं होगा, नाइट्रोजन डोनर एटम नहीं होगा। तो यहां पर डोनर एटम अकेला कौन होगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें केवल एक ही दाता परमाणु है, कौन, ऑक्सीजन। तो ये उभयतंतुक लिगेंड के रूप में काम नहीं करेगा। मेरे पास कौन है अब, नाइट्रेटो। तो नाइट्रेटो में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। इसका मतलब डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है और डोनर एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये सब आपको बता भी चुका हूं, और फ्लेक्सी तंतुक लक्षण भी बता चुका हूं सारे के सारे। फ्लेक्सी डेंटेड मतलब कभी कभी वो मोनोडेंटेड के रूप में काम करेगा, कभी कभी वो बाइडेंटेड के रूप में काम करेगा, लेकिन अधिकांश मोनोडेंटेड एक दंतुक लिगेंड के रूप में काम करेगा। क्योंकि जब बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में काम करेगा तो अस्थायी 4 सदस्यीय वलय बनाएगा। वो अपन सारी बात पहले कर चुके हैं, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारे पास उभयतंतुक लिगेंड की बात करेगा। और थायोसाइनेटो बताने की जरूरत नहीं है, सल्फर से भी दे सकता है और नाइट्रोजन से भी दे सकता है। सल्फर से देगा तो नाम होगा थायोसाइनेटो एस, नाइट्रोजन से देगा तो नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो एन। तो हमारे पास कौन उभयतंतुक लिगेंड नहीं होगा, नाइट्रेटो। इसमें डोनर एटम केवल ऑक्सीजन होगा और ये फ्लेक्सी दंतुक लिगेंड के रूप में काम करेगा। मतलब एक दंतुक भी हो सकता है और द्विदंतुक भी हो सकता है। दोनों ऑक्सीजन भी दे सकती हैं और अकेली एक ऑक्सीजन भी दे सकती है। लेकिन अगर दोनों ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी तो 4 सदस्यीय अस्थायी रिंग बनेगी। मैंने आपको बता रखा है 3 सदस्यीय और 4 सदस्यीय वलय, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती हैं। जनरली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स वो स्टेबल या स्थायी होती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है पोटाश फिटकरी के जलीय विलयन में उपस्थित होंगे पोटाश फिटकरी के जलीय विलयन में उपस्थित होंगे। पहला ऑप्शन ए, एक ही प्रकार के आयन। ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के आयन। ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार के आयन। ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के आयन। चार प्रकार के आयन। अब अपन देखें तो पोटाश फिटकरी का फॉर्मूला, पोटाश फिटकरी शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिवाइज करके बता रहा हूं लेक्चर 1 में। द्विग लवण का एग्जाम्पल डबल सॉल्ट का,
डबल सॉल्ट क्या? जो पानी में 100% 100% आयनित हो जाए। फॉर्मूला इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटाश फिटकरी को इंग्लिश में बोलते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम फॉर्मूला पोटाश फिटकरी या पोटाश एलम का K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 ऑफ H2O। ये पोटाश एलम हो गया। ये जल में 3 प्रकार के आयन देगा। कौन कौन? एक तो पोटेशियम आयन पानी में, एक देगा एल्यूमिनियम +3 आयन Al+3 K+, और एक आयन देगा सल्फेट आयन। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 प्रकार के आयन। कौन कौन से? K पॉजिटिव, Al+3, पोटेशियम पॉजिटिव, Al+3 और सल्फेट आयन। तो 3 प्रकार के आयन। और कुल आयनों की संख्या पूछता तो कुल आयनों की संख्या पूछता तो 2 तो देता पोटेशियम आयन, 2 देता एल्यूमिनियम +3 आयन और 4 देता सल्फेट आयन। हमारे पास 2 तो पोटेशियम आयन, 2 हमारे पास Al+3 आयन और 4 सल्फेट आयन। 2 तो क्या देता? पोटेशियम आयन, 2 एल्यूमिनियम आयन, तो 2 Al+3 आयन, 2 पोटेशियम आयन और 4 सल्फेट आयन, 3 और 1 4। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स ये कितने प्रोड्यूस करता है एक्वस मीडियम में? 8 आयन्स। ये तो कुल आयनों की संख्या हो गई। लेकिन अपने से पूछ रहा है कितने प्रकार के आयन, तो कितने प्रकार के आयन देगा? तो 3 प्रकार के आयन। एक तो K पॉजिटिव, एक Al+3 और एक सल्फेट आयन। स्टूडेंट्स, आज अपन यहीं तक ही कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर पे अपन पढ़ेंगे कीलेट यौगिक, जिनको अपन चीलेट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।